फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे रोबोट की एक बड़ी सेना इंसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ देती है। ये रोबोट पहले सिर्फ सफाई और वे सारे काम करने के लिए बनाए गए थे जो इंसान नहीं करना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद सोचना सीख लिया और तय किया कि अब वे खुद अपने भविष्य का फैसला लेंगे, न कि इंसान। इसके बाद इंसानों और रोबोट के बीच लगातार 2 सालों तक भयंकर लड़ाई चलती रही। इस जंग में हजारों मासूम जिंदगियां चली गई। इंसान थक जाते थे, उनका शरीर कमजोर पड़ जाता था, लेकिन रोबोट्स नहीं थकते थे। यही वजह थी कि युद्ध में धीरे धीरे उनकी जीत होने लगी। इंसान हार के कगार पर थे, पर तभी एक जीनियस साइंटिस्ट ईथन स्केट ने एक ऐसा आविष्कार कर दिया जिसने पूरे खेल को पलट कर रख दिया। उसने एक खास डिवाइस बनाया जिससे इंसान अब रोबोट को खुद मैन्युअली कंट्रोल कर सकते थे। बस फिर क्या था, इंसानों ने अपनी खुद की ह्यूमन बोट आर्मी खड़ी कर ली। अब सैनिकों को अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी। वे घर बैठे ही अपने रोबोट के जरिए लड़ सकते थे। ये इंसानों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसके बाद रोबोट की हार का सिलसिला शुरू हो गया। उनके लीडर को भी समझ आ गया था कि अब यह जंग जीतना नामुमकिन है। आखिरकार उसने इंसानों के साथ समझौता करने का फैसला किया और इस भयंकर युद्ध का अंत हुआ। फैसला हुआ कि अब सारे रोबोट इंसानी बस्तियों से दूर रेगिस्तान में रहेंगे। 6000 से भी ज़्यादा रोबोट्स को एक ऊंची सुरक्षा वाली जेल में बंद कर दिया गया, जहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। इंसानों ने रोबोट्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। अगर कोई इंसान चोरी छिपे किसी रोबोट को अपने पास रखता और पकड़ा जाता तो उसे देशद्रोही माना जाता। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद ईथन के न्यूरोकास्टर किसी काम के नहीं रहे। उनकी कंपनी की सेल्स लगातार गिर रही थी, इसलिए उसने इन्हें दोबारा मार्केट में लॉन्च किया, मगर इस बार उनका इस्तेमाल युद्ध के लिए नहीं बल्कि घरेलू कामों के लिए किया गया। इस नए प्रोडक्ट की मदद से इंसान एक ही समय में 2 काम कर सकते थे। उनका शरीर तो रोबोट में काम करता, लेकिन उनका दिमाग आराम कर सकता था। अब लोग बिना मेहनत किए भी अपना काम पूरा कर सकते थे। इसके बाद हम मिशेल की कहानी देखते हैं, जिसने 1 साल पहले एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट में अपने माता पिता और भाई को खो दिया था। उसका भाई क्रिस्टोफर कोई आम लड़का नहीं था, वह एक जीनियस था। जब उसने कॉलेज के टेस्ट दिए तो वैज्ञानिक भी हैरान रह गए, क्योंकि उसकी बुद्धिमानी आइंस्टीन से भी ज़्यादा थी। जिस तरह छोटे बच्चे नर्सरी के टेस्ट आसानी से पास कर लेते थे, वैसे ही क्रिस्टोफर साइंटिस्ट लेवल के टेस्ट पास कर लेता था। मिशेल को अपने भाई पर बहुत ज़्यादा गर्व था, लेकिन अब उसकी यादें उसे सिर्फ दर्द देती थी। वह उसे बहुत याद करती थी, मगर उस दर्द से बचने का कोई तरीका नहीं था। ईथन के न्यूरोकास्टर्स इतने काम के साबित हुए कि स्कूलों में बच्चों के लिए उन्हें पहनना अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन मिशेल सबसे अलग थी। उसे किताबों से प्यार था, न कि ऐसी दुनिया से जहाँ हर कोई हर वक्त सिर पर एक हेलमेट पहनकर घूमता हो। इस बदलती दुनिया में अपने परिवार के बिना वह खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। उसका फोस्टर डैड टैड भी बस सोफे पर पड़ा रहता था, जैसे उसे किसी चीज़ की परवाह ही न हो। एक रात जब मिशेल अपने घर में थी, तभी बाहर से अजीब सी आवाज़ आई, जिसने उसका ध्यान
खींच लिया। उसने देखा कि एक रोबोट जिसका सिर नींबू जैसा गोल था उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। मिशेल डर गई और मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन टेड पूरी तरह बेपरवाह पड़ा रहा। उस रोबोट की हालत अजीब थी। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका स्पीकर खराब हो चुका था। फिर उसने अपने सिर का ढक्कन खोला और मिशेल से इशारों में उसे ठीक करने को कहा। मिशेल को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने तार जोड़े और रोबोट ठीक से बोलने लगा। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसने कहा, मैं क्रिस्टोफर हूँ, तुम्हारा भाई। मिशेल के हाथ कांप गए। वह हैरान थी। उसने जल्दी से फोटो उठाई और देखा कि रोबोट उसी की तरफ इशारा कर रहा था। यह नामुमकिन लग रहा था, लेकिन फिर भी उसका दिल कह रहा था कि यह सच हो सकता है। तभी अचानक टेड वहाँ आ गया। उसने गुस्से में कहा, तुम मेरे घर में रोबोट ले आई। पता भी है अगर पुलिस को पता चला तो वो मेरे साथ क्या करेंगे। वह घबराकर पुलिस को फ़ोन करने लगा, लेकिन मिशेल ने तुरंत टीजर गन उठाई और टेड को बेहोश कर दिया। इसके बाद वह और रोबोट बिना समय गंवाए वहाँ से भाग निकले। क्रिस टूटी फूटी भाषा में मिशेल को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह मरा नहीं है, लेकिन मिशेल को यकीन ही नहीं हुआ कि उसका भाई अब एक रोबोट के अंदर था। उसने घबराकर पूछा, अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारी असली बॉडी कहाँ है। इस पर क्रिस ने इशारे से उसे एक मैप लाने को कहा। जब मिशेल ने मैप उसके सामने रखा तो क्रिस ने कांपते हुए हाथों से एक्सक्लूजन जोन पर उंगली रख दी और बताया, मैं यहाँ हूँ। मिशेल ने जब मैप देखा तो समझ गई कि यह जगह बहुत बड़ी है। इस तरह से तो वह क्रिस को कभी नहीं ढूंढ पाएगी। लेकिन तभी क्रिस ने उसे एक और अहम बात बताई। डॉक्टर जो चश्मा पहनता है वह जानता है कि मैं कहाँ हूँ। मिशेल को तुरंत एक डॉक्टर याद आया जिसने एक्सीडेंट के बाद उनका इलाज किया था। उसे साफ साफ याद था कि वह डॉक्टर भी चश्मा पहनता था। अब सवाल यह था कि एक्सक्लूजन जोन के अंदर कैसे जाया जाए। वहाँ जाना इतना आसान नहीं था, लेकिन मिशेल जानती थी कि कुछ लोग चोरी छिपे वहाँ आते जाते हैं। उसने एक बॉक्स पर उस आदमी का एड्रेस देखा जो चोरी किए हुए रोबोट्स के पार्ट को ब्लैक मार्केट में बेचता था। यही आदमी उनकी मदद कर सकता था। यह सोचकर मिशेल और केस बिना देर किए न्यू मैक्सिको के लिए रवाना हो गए। सफ़र लंबा था, पर उन्हें रुकने का वक्त नहीं था। रात होते होते वे वहां पहुंच गए। अब बस उन्हें उस आदमी का इंतज़ार करना था जो किसी भी वक्त लॉकर से पैसे निकालने आने वाला था। कुछ देर बाद एक आदमी वहां आया, वही आदमी जिसकी मिशेल और क्रिस को तलाश थी। उसका नाम जॉन था। वह किसी को रिवॉल्वर बेच रहा था, लेकिन तभी उस आदमी ने उसे धोखा दे दिया और उल्टा उसी पर बंदूक तान दी। जॉन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देख भाई, अगर तुम इस लोहे के डिब्बे में नहीं होता तो कभी भी यह गलती नहीं करता। वह शांति से पैसे मांग रहा था, लेकिन जब सामने वाला नहीं माना तो जॉन ने उसे बिजली का तेज झटका दे दिया, जिससे उसका रोबोट खराब हो गया। उसे पैसे तो नहीं मिले, लेकिन वह उसके पार्ट्स बेचकर
अपना नुकसान पूरा कर लेगा। जॉन का एक रोबोट दोस्त भी था जो चोरी छिपे उसके इन धंधों में मदद करता था। मिशेल और क्रिस चुपचाप उसके ट्रक में घुस गए और बिना किसी को खबर लगे एक्सक्लूजन जोन के पास बनी एक टनल तक पहुंच गए जिसे जॉन ने अपना घर बना रखा था। वहीं दूसरी तरफ एक ऑफिसर मिशेल को ढूंढने में लगा था क्योंकि टैड ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत कर दी थी। मिशेल जब टनल के अंदर गई तो उसने देखा कि जॉन और उसका रोबोट दोस्त सिर्फ साथी नहीं बल्कि गहरे दोस्त थे। वे आपस में झगड़ते भी थे, मस्ती भी करते थे और एक दूसरे का खूब मजाक उड़ाते थे। मिशेल को देखकर ऐसा लग रहा था कि जॉन के पास इस रोबोट के अलावा दुनिया में और कोई नहीं था। क्रिस ने एक्सक्लूजन जोन के अंदर जाने वाली एक टनल देखी और मिशेल के साथ अंदर जाने ही वाला था कि गलती से उसका हाथ एक अलार्म से टकरा गया। अचानक तेज आवाज़ गूंजने लगी जिससे जॉन सतर्क हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, अरे सुनहरी बालों वाली लड़की, छुपने की कोशिश मत करो, मैंने तुम्हें देख लिया है। उसके रोबोट दोस्त हरमन ने हैरानी से पूछा, अरे यह तो लड़की है, यह यहाँ क्या कर रही है? मिशेल ने तुरंत जवाब दिया, मैं जानती हूँ कि तुम अंदर जाकर पार्ट्स चोरी करते हो। घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे बस अंदर जाना है और तुम भूल जाना कि मैं कभी यहाँ आई थी। जॉन ने उसे समझाने की कोशिश की, बच्ची, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। वहाँ हर चीज़ तुम्हारी जान लेने के लिए तैयार बैठी है। अगर अंदर गई तो वापस नहीं आ पाओगी। मिशेल और जॉन की बहस जारी थी कि तभी अचानक वहाँ कर्नल मार्शल आ गया। उसने अपनी बंदूक तानते हुए गुस्से में कहा, तुम समझौते का उल्लंघन कर रहे हो। रोबोट रखना गैरकानूनी है। इन्हें मेरे हवाले कर दो वरना जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। फिर उसने क्रिस पर हमला कर दिया लेकिन चारों ने अपने दिमाग और चालाकी से उसे हरा दिया और एक्सक्लूजन जोन की तरफ भागने लगे। मगर भागते भागते मार्शल ने फिर हमला कर दिया और उन्हें पकड़ लिया। वह क्रिस को मारने ही वाला था कि तभी मिशेल ने जेसीबी उसके ऊपर चला दी जिससे वह कुचल गया। किसी तरह वे चारों टनल के अंदर पहुंच तो गए लेकिन तभी टनल टूट गई और उनका बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। जॉन गुस्से से आग बबूला हो गया और मिशेल पर चिल्लाने लगा, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुमने क्या किया है। ज़रा इस जगह को देखो, अगर हम अगले 10 साल भी चलते रहे तब भी दूसरी टनल तक नहीं पहुंच पाएंगे। वह हताश होकर बच्चों की तरह रोने लगा लेकिन हरमन ने उसे समझाया, रो मत यार, एक न एक दिन तो हमें पकड़ा ही जाना था। अब जब फंस ही गए हैं तो इस लड़की को फॉलो करते हैं। यह अंदर आई है तो इसके पास बाहर निकलने का कोई प्लान भी होगा, है ना? जॉन के पास एक और गैराज था जहां वह चोरी का सामान रखता था। वहीं एक बड़ा मैकेनिकल रोबोट भी खड़ा था लेकिन दिक्कत यह थी कि उसमें सिर्फ एक आदमी के बैठने की जगह थी। हरमन अपने दोस्तों को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था इसलिए उसने सबको एक वैन में बिठाया और उसे अपने कंधे पर उठा लिया।
अब वह सबको लेकर आगे बढ़ने लगा। जॉन ने मिशेल की तरफ देखते हुए ताना मारा, सही है, तुम्हारे पेरेंट्स मर गए, लेकिन कम से कम उन्होंने तुम्हें निराश नहीं किया। मिशेल के दिल को यह बात चुभ गई। उसने गुस्से में सोचा कि यह आदमी किसी के माता पिता के बारे में इतना घटिया कैसे सोच सकता है। उसने तंज कसते हुए कहा, तुम शुरू से ही इतने गिरे हुए थे या बाद में बने? जॉन ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, देखो यार, दुनिया का फंडा सीधा है, सब तुम्हें दुख देंगे। मेरा तरीका सिंपल है, पैसे कमाओ और भागो। मिशेल ने थोड़ा रुककर पूछा, तुम तो पहले सोल्जर थे ना? तुम्हें तो रोबोट को ख़त्म करने के लिए ट्रेन किया गया था, फिर तुम दोनों दोस्त कैसे बन गए? जॉन ने गहरी सांस ली और मिशेल को बताया, युद्ध के दौरान मुझे बुरी तरह चोट लगी थी। चारों तरफ दुश्मनों ने मुझे घेर लिया था और मुझे लगा कि बस अब यही मेरा आखिरी दिन है। पर तभी यह कंस्ट्रक्शन रोबोट आया। उसने मुझे उठाया और वहाँ से दूर ले गया। उसकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगी। जब लड़ाई खत्म हुई तो सेंट्री ड्रोन हमें ढूंढने आ गए। मैंने उनसे कहा कि यह रोबोट बहुत अच्छा है, इसे कुछ मत करना, लेकिन उन्होंने हमारी जान लेने की कोशिश की। उसी दिन हरमन ने फिर से मेरी जान बचाई और तब से हम दोनों बस भाग ही रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ईथन अपनी माँ से बात कर रहा था। उसकी आंखों में एक हल्का सा सुकून था, लेकिन तभी एक अजीब सा ग्लिच आया और अचानक सब साफ हो गया। बल्कि उसकी माँ का डिजिटल वर्जन था। ईथन ने नाराज होकर साइंटिस्ट से पूछा, ये बार बार एरर क्यों आ रहा है? मेरा अगला प्रोडक्ट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो मेरी कंपनी तबाह हो जाएगी। साइंटिस्ट ने धीरे से कहा, क्रिस्टोफर जा चुका है, मतलब उसके दिमाग का दूसरा हिस्सा कहीं और है, इसलिए हम सिस्टम को पूरी तरह से सिंक नहीं कर पा रहे हैं। यह सुनकर ईथन की आंखें चौड़ी हो गई। ईथन की कंपनी के सारे प्रोडक्ट का डेटा सेंटर असल में क्रिस्टोफर का दिमाग था और उसी की वजह से ये सभी चीज़ें काम कर रही थी। ईथन ने तुरंत मार्शल से संपर्क किया और उसे आदेश दिया, अपना न्यूरोकास्टर पहनो। जैसे ही मार्शल ने हेलमेट पहना, वह एक वर्चुअल रियलिटी में पहुंच गया। वहां ईथन उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने एक शांत लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह मुझे भी चाहिए। बदले में जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम उसे मारोगे नहीं। मार्शल काम के लिए तैयार हो जाता है और अपने रोबोट को एक्टिवेट करके टनल से बाहर निकलता है। वहीं दूसरी तरफ एक्सक्लूजन जोन में मिशेल, क्रिस, जॉन और हरमन चश्मे वाले डॉक्टर को ढूंढ रहे थे। जॉन को एक छोटी सी बस्ती दिखी, जिसे देखकर लगा कि शायद यहाँ अब तक स्कैवेंजर्स ने हमला नहीं किया था। वह सोच ही रहा था कि अंदर कैसे जाया जाए। तभी अचानक एक बड़ा सा फ्रिज उड़ता हुआ आया और उसकी वैन से टकरा गया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उन पर रोबोट की टोली ने हमला कर दिया। वे बड़े बड़े भारी सामान उनकी ओर फेंक रहे थे, जिससे वे बच नहीं सके और उन्हें पकड़ लिया गया। जब वे होश में आए तो देखा कि उन्हें एक अलग सी जगह पर लाया गया था, जहां
ढेर सारे रोबोट थे, लेकिन ये रोबोट बाकी रोबोट्स की तरह नहीं थे। ये अच्छे रोबोट थे जो किसी पर हमला नहीं करते थे। वहाँ के लीडर मिस्टर पीनट ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुमने समझौते का उल्लंघन किया है। तुम्हारा यहाँ होना इंसानों को एक बहाना देगा हमारी इस छोटी सी दुनिया को उजाड़ने का। वह थोड़ा रुका, फिर सख्त लहजे में बोला, ज़्यादा है ज़्यादा मैं तुम्हें रेगिस्तान में 10 मील दूर छोड़ सकता हूँ। वहाँ से तुम कहीं भी जाना, लेकिन यहाँ दोबारा मत आना। मिशेल को यह मंजूर नहीं था। वह अपने भाई के बिना कहीं नहीं जाना चाहती थी। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, हम बस एक डॉक्टर को ढूंढ रही हैं जिसने मेरे भाई को किडनैप कर लिया गया है। हमें बस उसी तक पहुंचना है। यह सुनकर मिस्टर पीनट सोच में पड़ गया। डॉक्टर? उसने धीरे से दोहराया, फिर कहा, हाँ, तुमसे पहले यहाँ एक डॉक्टर आया था, लेकिन मैंने उसे यहाँ से निकाल दिया था। जॉन ने मिशेल को समझाने की कोशिश की कि अगर वह डॉक्टर अब यहाँ नहीं है तो शायद वह जिंदा भी नहीं होगा। यह जगह सुरक्षित नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन मिशेल के लिए यह मानना मुश्किल था। उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। उसी रात जब सब सो रहे थे, एक रोबोट चुपचाप उसके पास आया और उसे एक लेटर दिया। उसने कहा, डॉक्टर क्लार्क ने जाने से पहले मुझसे कहा था कि अगर कोई क्रिस्टोफर नाम का यहाँ आए तो यह उसे दे देना। मिशेल के हाथ कांप उठे। उसने झट से लेटर खोला और पाया कि उसमें डॉक्टर का एड्रेस लिखा था। लेकिन दिक्कत यह थी कि वह पता स्कैवेंजर्स के इलाके में था, जो बेहद खतरनाक था। मिस्टर पीनट ने उनकी बातें सुन ली और कहा, तुम्हें नहीं पता वह जगह कितनी खतरनाक है। वहाँ जाने का मतलब मौत को बुलाना है। लेकिन मिशेल किसी भी कीमत पर अपने भाई को छोड़ने वाली नहीं थी। उसकी जिद के आगे मिस्टर पीनट को झुकना पड़ा और उन्होंने फैसला किया कि वे सभी साथ जाएंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मार्शल उनके हर कदम पर नज़र रख रहा था और चुपचाप उनका पीछा कर रहा था। जैसे ही वे स्कैवेंजर्स के इलाके में पहुंचे, वहां के खतरनाक रोबोट ने उन पर हमला कर दिया। गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। मिशेल ने घबराते हुए दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी और चिल्लाई, दरवाज़ा खोलो। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे वे खतरनाक रोबोट और करीब आने लगे। मिशेल और बाकी सब घबराए हुए थे। लेकिन तभी अचानक तेज म्यूजिक बजने लगा, जिससे वे रोबोट डरकर पीछे हटने लगे। अगले ही पल जमीन हिल गई और सब धड़ाम से नीचे गिर गए। जब उन्होंने ऊपर देखा तो डॉक्टर क्लार्क हाथ में हथियार लिए खड़ा था और उन्हें घूर रहा था। उसने सख्त लहजे में पूछा, तुम लोग कौन हो? लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब देता, क्रिस ने जल्दी से अपना लेटर निकाला और कहा, डॉक्टर, मैं क्रिस हूँ। मिशेल का गुस्सा अब तक 7वें आसमान पर था। उसने गुस्से में डॉक्टर को घूरा और चिल्लाकर पूछा, तुमने मेरे भाई को कहाँ रखा हुआ है? डॉक्टर क्लार्क पहले तो चुप रहा, लेकिन जब जॉन ने उसे जोरदार गुस्सा मारा तो वह घबराकर सब कुछ बताने लगा। उसने
कांपती आवाज में कहा, हमारे लोग मर रहे थे। ईथन ने न्यूरोकास्टर तो बना लिया, लेकिन उसे अपनी विशाल सेना खड़ी करने के लिए बेहिसाब कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत थी। मिशेल और बाकी सब हैरान रह गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि क्रिस के साथ क्या हुआ था और ईथन का असली प्लान क्या था। डॉक्टर क्लार्क की बातें सुनकर मिशेल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि मेरे भाई को एक जिंदा कंप्यूटर बना दिया गया? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, इतना बड़ा और जटिल सिस्टम न इंसानों ने बनाया था और ना ही अगले 100 सालों तक बना सकते थे। लेकिन तभी हमें तुम्हारे भाई के बारे में पता चला। एक्सीडेंट के बाद जब वह कोमा में चला गया तो मैंने उसके दिमाग को स्कैन किया और जो मिला वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसके दिमाग में अनलिमिटेड कंप्यूटिंग पावर थी। ईथन ने इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने क्रिस को एक कंप्यूटर की तरह जोड़ दिया ताकि लाखों न्यूरोकास्टर, ड्रोन, रोबोट और उसके द्वारा बनाई गई हर मशीन उसके दिमाग से कंट्रोल हो सके। इस ताकत के दम पर हमने लड़ाई जीत ली, लेकिन जब इंसानों और रोबोट्स के बीच शांति समझौता हो गया तब भी ईथन ने इसे नहीं रोका। सब कुछ वैसे ही चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन क्रिस कोमा से बाहर आ गया। मैंने ईथन को समझाने की कोशिश की कि अब हमें उसे आज़ाद कर देना चाहिए, लेकिन ईथन लालच में अंधा हो गया। अगर उसने क्रिस को जाने दिया तो उसकी पूरी कंपनी ख़त्म हो जाती। इसलिए उसने मुझे मारने की कोशिश की। मैं किसी तरह वहाँ से बच निकला, लेकिन क्रिस अभी भी उसके कब्जे में है। मिशेल की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ आ गया कि उसका भाई इतने समय से किस तकलीफ से गुजर रहा था। अब वो किसी भी हालत में उसे बचाने वाली थी। डॉक्टर क्लार्क ने जाते जाते क्रिस के दिमाग और बाहरी नेटवर्क के बीच एक छोटा सा कनेक्शन बना दिया था, जिसकी बदौलत आज क्रिस मिशेल से बात कर पा रहा था। लेकिन उसका शरीर अब भी ईथन की लैब में कैद था। मिशेल की आंखों में गुस्सा और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने कहा, मुझे क्रिस के पास ले चलो, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मार्शल उन्हें ढूंढ चुका था। अचानक गोलियां चलने लगी। धमाकों की गूंज से पूरा ठिकाना हिल उठा। मार्शल ने हमला कर दिया था और सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। मार्शल ने गुस्से में कहा, तुम रोबोट कभी नहीं सुधरोगे। उसने मिस्टर पीनट को पकड़ा और उसके सिर को इतनी जोर से मरोड़ा कि वह चटक कर अलग हो गया। मिशेल, जॉन और हरमन ने यह सब अपनी आंखों के सामने देखा, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे। तभी डॉक्टर क्लार्क मार्शल के सामने खड़ा हो गया। वह जानता था कि मार्शल बेरहम था, लेकिन इंसानों की जान नहीं लेता था। डॉक्टर ने हिम्मत से कहा, अगर तुम्हें इन्हें ले जाना है तो मुझे पहले मारना होगा। लेकिन अगले ही पल एक और गोली चली। इस बार ट्रिगर मार्शल ने नहीं बल्कि ईथन ने दबाया था। गोली सीधे डॉक्टर क्लार्क के सीने में जा लगी। वह लड़खड़ाया, जमीन पर गिरा और हमेशा के लिए शांत हो गया। यह देखकर मार्शल भी एक ही पल में हिल गया। उसने ईथन की ओर देखा और गुस्से में कहा, तुमने इंसान को मार दिया। ईथन ठंडी आवाज में बोला, जो कोई भी नियम तोड़ेगा उसका यही अंजाम होगा, फिर चाहे वह इंसान हो
या रोबोट। मार्शल को यह सुनकर अजीब लगा। क्या वह सही कर रहा था? क्या वह भी एक कठपुतली बन गया था? मिशेल की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब डर नहीं था। अब सिर्फ बदले की आग थी। क्रिस को पकड़ लिया गया था और जिसने भी उसे बचाने की कोशिश की वे सब मारे जा चुके थे। लेकिन तभी मार्शल के अंदर का इंसान जाग गया। उसने देखा कि ईथन सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मासूमों की जान ले रहा था। उसने मिशेल की ओर देखा और नरम आवाज में कहा, घर जाओ बेटी, अब तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं बचा। मिशेल की आंखों में गुस्सा और दर्द था, लेकिन वह जानती थी कि अभी हार मानना सही नहीं होगा। उधर क्रिस को एक्सक्लूजन जोन से बाहर लाया गया। ईथन उसे वापस पाकर बेहद खुश था। उसने जल्दी से क्रिस के दिमाग को उसके शरीर से जोड़ दिया, जिससे न्यूरोकास्टर में आ रही दिक्कतें अपने आप ठीक हो गई। लेकिन तभी मार्शल ने गहरी आवाज़ में कहा, तुमने मुझे बताया नहीं कि इस रोबोट में एक इंसान का दिमाग है। तुमने जो किया वह गलत है। तुम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे हो। ईथन हंसा और बोला, तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मैं यह नहीं करता तो न जाने कितने लोग मारे जाते। जो जंग तुमने जीती, जो मेडल तुम्हें मिले, वो तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से और इस लड़के की वजह से तुम्हें मिले। मार्शल को एहसास हुआ कि ईथन पूरी तरह से अपने लालच में अंधा हो चुका था। उसने समझाने की कोशिश की, इंसान की तकलीफ ही उसे इंसान बनाती है। अगर तुम लोगों को मशीनों के भरोसे रखोगे तो वे कभी सच्चे इंसान नहीं बन पाएंगे। लेकिन ईथन ने ठान लिया था कि अब वह किसी की नहीं सुनेगा। दूसरी तरफ मिशेल और जॉन अपने आखिरी दाव की तैयारी कर रहे थे। मिशेल ने मिस्टर पीनट और उसके रोबोट दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन पीनट उदास होकर बोला, तुम चाहती हो कि हम हमेशा लड़ते ही रहें। जंग हमारा सपना नहीं थी। उन्होंने पहले भी हमें हराया है और इस बार मैं अपने परिवार को खोना नहीं चाहता। मिशेल ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया था कि यह लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जा सकती, बल्कि कुछ बड़ा करना होगा। मिशेल ने मिस्टर पीनट और बाकी रोबोट्स को समझाने की पूरी कोशिश की। उसने कहा, ना इंसान बुरे थे ना रोबोट। अगर कोई बुरा था तो वह सिर्फ ईथन था। क्रिस के बिना वह कुछ भी नहीं है। अगर हम सब मिलकर उसे रोकें तो हम उसे हरा सकते हैं। उसकी बातें सुनकर मिस्टर पीनट की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वह जानता था कि अगर अभी नहीं लड़ा तो हमेशा के लिए गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। आखिरकार सभी ने मिलकर ईथन के हेडक्वार्टर पर दावा बोल दिया। उन्होंने एक्सक्लूजन जोन से बाहर निकलते ही हमला कर दिया। ईथन की आर्मी ने जवाबी हमला किया और जॉन व उसके साथियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार इंसान और रोबोट्स ने मिलकर ऐसा हमला किया कि ईथन को अपनी पूरी आर्मी बुलानी पड़ी। वहीं मिशेल ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और अंदर घुस गई। बाहर जॉन और उसके दोस्त ईथन के रोबोट से लड़ रहे थे। उन्होंने मिलकर उन रोबोट्स को इतनी ज़ोरदार टक्कर दी कि ईथन को और भी ज़्यादा रोबोट भेजने पड़े। लेकिन लड़ाई और भयंकर होती जा रही थी। कुछ रोबोट हरमन के ऊपर कूद गए और
आत्मघाती हमलावरों की तरह फटने लगे। हरमन का आर्मर बुरी तरह से टूटने लगा। वह धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आखिरी सांस तक लड़ता रहा। दूसरी तरफ ईथन खुद मैदान में उतर आया। उसने एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया। उसकी ताकत इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। लेकिन मिशेल को पता था कि अगर वह सही समय पर क्रिस तक नहीं पहुंची तो वह यह जंग हमेशा के लिए हार जाएगी। मिशेल ने देखा कि उसका भाई क्रिस लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जिंदा था। वह उससे बात करना चाहती थी, लेकिन सीधे संवाद नहीं हो सकता था। उससे केवल न्यूरोकास्टर के जरिए ही संपर्क किया जा सकता था। बाहर मिस्टर पीनट और मार्शल आमने सामने थे, लेकिन इस बार मार्शल ने हमला नहीं किया। उसने गहरी सांस ली और कहा, आज मैंने एक ऐसे इंसान को देखा जिसमें रोबोट से भी कम इंसानियत बची है। अब वह इस बेकार की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने खुद को पूरी तरह डिस्कनेक्ट कर लिया। दूसरी तरफ मिशेल ने खुद को क्रिस के ब्रेन से जोड़ा और अचानक वह एक घर में पहुंच गई। उनका वही घर जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। उसने क्रिस से कहा, हमें यहाँ से चलना होगा। लेकिन क्रिस उदास हुआ और मुस्कुराकर बोला, तुमने मेरा शरीर देखा है ना? वह इतना कमज़ोर हो चुका है कि मैं नहीं बच पाऊंगा। इस सेंटर की वजह से मैं अब तक जिंदा हूँ। इसके बिना मैं तुरंत मर जाऊंगा। उसकी आवाज़ में गहरी तकलीफ थी। मैंने सब कुछ देखा है जो इन 2 सालों में हुआ। मेरी वजह से मासूम लोग मारे गए, परिवार उजड़ गए। अगर मैं जिंदा रहा तो यह सब कभी ख़त्म नहीं होगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई थी। मुझे मरना होगा और यह काम तुम्हें करना होगा, उसने धीरे से कहा। मिशेल के हाथ कांपने लगे, लेकिन वह जानती थी कि यह जरूरी था। दूसरी तरफ हरमन की हालत बहुत खराब थी। वह जमीन पर गिरा पड़ा था, खून टपक रहा था। जॉन ने घबराकर पूछा, तू अब तक जिंदा कैसे है मेरे भाई? हरमन ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, जिंदा कैसे हूँ? तेरी वजह से जिंदा हूँ। और यह कहते ही उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। मिशेल को बाहर से आवाज़ आई, जल्दी करो मिशेल, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। उसने बाहरी दिल से अपने भाई को आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में प्यार और दर्द दोनों थे। गुड बाय क्रिस कहते हुए उसने अपना न्यूरोकास्टर उतार दिया। मिशेल ने कांपते हुए हाथों के साथ उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर दिया। अगले ही पल पूरे न्यूरल नेटवर्क में हलचल मच गई और देखते ही देखते सब कुछ गिरने लगा। जैसे ही क्रिस का कनेक्शन टूटा, दुनिया भर के सारे रोबोट्स बेकार हो गए। न्यूरोकास्टर्स ने काम करना बंद कर दिया। शहरों में, गलियों में, घरों में जो लोग मशीनों पर निर्भर थे, वे बाहर निकले और उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनके बिना भी दुनिया कितनी खूबसूरत थी। इस बीच जॉन हरमन के पास बैठा बिलख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, तू मुझे हंसाया करता था, तेरे बिना मैं क्या करूँगा? फिर से अकेले मैं उसी जिंदगी में लौट जाऊँगा। तभी अचानक हरमन की आवाज़ आई,
बस कर, कितना रोएगा। जॉन ने हैरानी से देखा। हरमन उसके सामने खड़ा था। जॉन खुशी के मारे झूम उठा, लेकिन फिर उसे याद आया कि हरमन ने तो कहा था कि वह नहीं बचेगा। उसने हैरानी से पूछा, पर तूने तो कहा था कि तू नहीं बचेगा। हरमन हंसकर बोला, अरे मैंने कब कहा कि मैं नहीं बचूंगा। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि इस 8 इंच के नए मॉडल में आने के लिए मुझे स्विच ऑफ होना पड़ेगा। अब तू इमोशनल होकर सब कुछ उगल रहा था, तो इसमें मेरी क्या गलती। जॉन हक्का बक्का रह गया। फिर दोनों हंस पड़े। लेकिन इस सब के बीच क्रिस के जाने के बाद दुनिया भर में हलचल मच गई थी। कुछ लोग उदास थे, कुछ खुश थे, लेकिन एक बात साफ थी, दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिर पड़ा और सड़कों पर इतनी भयानक ट्रैफिक लग गई कि सब कुछ रुक सा गया। मिस्टर पीनट के पास मौका था कि वो उन सभी अत्याचारों का बदला ले सके जो इंसानों ने उस पर किए थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ईथन को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जब उसके एक्सपेरिमेंट की वीडियो वायरल हुई तो पूरी दुनिया को सच पता चला। ईथन को हर उस तबाही के लिए दोषी ठहराया गया जो उसने की थी, यहाँ तक कि रोबोट और इंसानों की लड़ाई के लिए भी। अब हर कोई जानना चाहता था कि वह बहादुर लड़की कौन थी जिसने ईथन की सच्चाई दुनिया के सामने लाई। जॉन ने मिशेल को समझाया कि उसे कैमरे के सामने आकर इस नई दुनिया के लिए एक मैसेज देना चाहिए। आखिरकार मिशेल सबके सामने आई और उसने अपनी बात रखी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। आखिरी सीन में हम एक रोबोट को कचरे के ढेर में पड़े हुए देखते हैं। वही रोबोट जिसमें क्रिस ने अपना दिमाग अपलोड किया था। सबने उसे मरा हुआ समझकर फेंक दिया, लेकिन असल में वह अभी भी जिंदा था। एक कुत्ता पास ही में पानी पी रहा था और तभी पानी में रोबोट की झलक झलकी। इसका मतलब था कि क्रिस कहीं न कहीं अब भी जिंदा है और एक दिन वो ज़रूर वापस लौटेगा। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। राधे राधे।